हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम मिक्स पैटर्न के एरर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पैटर्न थोड़ा नया है, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, बट काम हमें वही करना है। हमें एरर ढूंढना है, फंडामेंटल्स वही लगाने हैं, कंसेप्ट्स वही काम आएंगे। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होगा, बट कोई नहीं, मजा आएगा क्लास में और एक नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, चूंकि पैटर्न नया है तो हम डायरेक्शन पहले पढ़ लेंगे, खुद को क्लियर कर लेंगे कि हाँ क्या करना है हमें, कौन सा काम करना है, कहाँ पे एरर है, एरर ढूंढना है या सही वाला पार्ट ढूंढना है। तो डायरेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है हमें, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ई जो हमारा है, पार्ट ई इज ग्रामेटिकली करेक्ट। पार्ट ई ग्रामेटिकली करेक्ट है, मतलब पार्ट ई में कोई एरर नहीं है। आउट ऑफ द अदर 4 पार्ट्स, 1 पार्ट कंटेन्स एन एरर। Mark the option containing the part with the error. If none of the parts have errors, mark no error as your answer. If all the parts have errors, mark all have errors as your answer. ठीक है, वही काम करना है हमें, एरर ढूंढना है, एरर वाला पार्ट मार्क करना है। डिफरेंस क्या है कि हो सकता है कि एरर एक पार्ट में हो सकता है कि एरर सारे पार्ट्स में हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल हैव एरर्स का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक एक पार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ के समझ के उसमें एरर निकालना होगा, या फिर एरर ना है तो वो कंफर्म करना होगा हमें। ठीक है, इजी क्या किया गया है कि ये जो पार्ट ई है जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ये पार्ट में एरर नहीं है। ठीक है, क्योंकि पार्ट ए इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पे आप एक बार वीडियो को पॉज करके, जब भी कोई नया क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करोगे आप और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। जो कॉन्सेप्ट है आप एक बार लगाओ, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, फिर हम तो हैं ही, हम साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। In 2011, a financial crisis prompted Michigan to appoint an emergency manager to run the city, trumping the authority of mayor and city council. ठीक है, क्या कह रहा है कि in 2011 a financial crisis। अब देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है किसके लिए आया है? क्राइसिस के लिए आया है। क्राइसिस का क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल ए सही है। फाइनेंशियल भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्राइसिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, बात किस में हो रही है? इन 2011 यानी कि साल 2011 की बात हो रही है, तो पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। फिर प्रॉम्प्टेड मिशिगन टू अपॉइंट। ठीक है, ये जो क्राइसिस था इसने क्या किया, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, इन 2011 पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस वर्ब आएगा। पास्ट टेंस वर्ब कौन सा होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। प्रॉम्प्टेड मिशिगन टू अपॉइंट, मिशिगन को उसने प्रॉम्प्ट किया, उसने फोर्स किया क्या करने के लिए? अपॉइंट करने के लिए। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे आई वी है, तो इस ए में भी कोई एरर नहीं है, बी में भी कोई एरर नहीं है। अपॉइंट एन इमरजेंसी मैनेजर टू रन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नया आर्टिकल आया है, एन आया हुआ है। ठीक है, बट आप देख सकते हो मैनेजर क्या है? मैनेजर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए आना चाहिए था, बट ए नहीं आएगा, एन आएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर से पहले आप ये देखो इमरजेंसी लिखा है, इमरजेंसी का वॉवेल साउंड है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, अगर आर्टिकल प्लस नाउन है तो आर्टिकल नाउन के साउंड के अकॉर्डिंग आएगा, बट अगर आर्टिकल प्लस नाउन है पर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, ठीक है, तो फिर आर्टिकल एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग आएगा वो नाउन के लिए ही, बट ए आएगा या एन आएगा ये एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग आएगा। तो वहां पे इमरजेंसी का क्या है? वोवेल साउंड है, तो हमने एन लगाया, तो बिल्कुल सही है। लेकिन एरर इसी पार्ट में है। एरर क्या है? टू रैन लिखा हुआ है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रैन क्या है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाओ, टू रन। ठीक है, तो इमरजेंसी मैनेजर के बाद क्या आएगा? टू रन आएगा। ठीक है, रन क्या करना है? सिटी को करना है। ट्रम्पिंग द अथॉरिटी ऑफ मेयर एंड सिटी काउंसिल। अब यहाँ पे तो सिटी के बाद क्या है? सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई स्टार्ट। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी नाउन हो और नाउन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दे या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दे और कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो यहाँ पे वो या तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म है, या तो एडवर्ब का काम करती है या एडजेक्टिव का काम करती है। अब ट्रम्पिंग द अथॉरिटी, अथॉरिटी को ट्रम्प करते हुए, तो
ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब को काम कर रही है, क्योंकि दो काम हुआ। पहले क्या हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस ने प्रॉम्प्ट कर दिया मिशिगन को अपॉइंट करने के लिए, और जैसे उसने अपॉइंट किया तो साथ में एक और एक्शन हो गया, क्या, अथॉरिटी ट्रम्प हो गई, मेयर और सिटी काउंसिल नहीं रहे। ठीक है, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, हमारा पार्ट सी में एरर था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से मार्क करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस जम्बल्ड अप है, ए में ए तो दिया है पर बी में सी दिया है, तो ये ध्यान देना है आपको। और इस चीज़ के लिए एग्जाम में भी रेडी रहना है कि ऑप्शंस के जम्बल अप हो जाए, क्योंकि जल्दी में क्या होता है, हमने यहाँ पे लगाया सी और यहाँ पे हम सी को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो मार्क सही किया था, मेरे आंसर मेरे नंबर इतने कम कैसे हो गए। तो छोटी मोटी गलतियाँ हम करते रहते हैं, तो उससे बचना है। ठीक है, ये क्लियर है, आगे देखते हैं। डजन्स ऑफ सिटीज अक्रॉस चाइना are applying an unusual forensic technique to monitor illegal drug use, chemically analyzing sewage for traces of drugs or their telltale metabolites excreted in urine. ठीक है, dozens of cities across China are, ठीक है, हमारा dozens of cities प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ब आया है ये भी प्लूरल है, तो ये यहाँ पे ठीक है, करेक्ट है। ये सिटीज़ कहाँ हैं, पूरे चाइना में है, तो अक्रॉस चाइना लिखा गया क्योंकि पूरे चाइना में फैले हुए हैं, पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। आर के साथ हमें पता है, आर के साथ हम हमेशा PING लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आर के साथ VING वाला फॉर्म सही है। एंड अनयूजुअल फॉरेंसिक, देखो वही कॉन्सेप्ट फिर रिपीट हुआ, यहाँ पे एन आर्टिकल यूज हुआ है, बट फॉरेंसिक क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि अनयूजुअल क्या है, ये वोवेल साउंड वाला है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसीलिए एन आ गया। ठीक है, तो हमेशा आर्टिकल से पहले देख लेना कि जो आर्टिकल को डिटरमाइन करने से पहले ये देख लेना कि नाउन जो है उससे पहले कोई एडजेक्टिव है या नहीं है, और एडजेक्टिव का साउंड क्या है, अगर एडजेक्टिव है तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अनयूजुअल एडजेक्टिव है हमारा, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि करता है हमेशा। फॉरेंसिक टेक्निक है, ठीक है। टू मॉनिटर, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सही है। टू मॉनिटर, क्या मॉनिटर करना है, इलीगल ड्रग यूज, ठीक है। केमिकली एनालाइजिंग सीवेज फॉर ट्रेसेस ऑफ ड्रग्स और देयर टेलटेल मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीटेड इन यूरिन। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस कि डजन्स ऑफ सिटीज़, मान लो बहुत सारे सिटीज़ हैं पूरे चाइना में फैले हुए हैं, वो एक अप्लाई कर रहे हैं क्या, एक अनयूजुअल यानी कि नया फॉरेंसिक टेक्निक। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको इलीगल ड्रग यूज को मॉनिटर करना है। और कैसे कर रहे हैं वो अप्लाई, वो केमिकली एनालाइज कर रहे हैं। क्या एनालाइज कर रहे हैं, सीवेज को, फॉर ट्रेसेस ऑफ ड्रग्स, कि सीवेज में कोई ड्रग्स के ट्रेसेस मार्क्स मिल जाए, और देयर टेलटेल मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे देयर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो देयर मॉडिफाई किसको कर रहा है, टेलटेल मेटाबोलाइट्स को, जो कि नाउन है। ये मेटाबोलाइट्स किसके हैं, तो ये इसी ड्रग्स के हैं। ट्रेस, या तो उनके ड्रग्स के ट्रेसेस को वो एनालाइज करेंगे, या तो उनके मेटाबोलाइट्स को वो एनालाइज करेंगे। तो उनके के लिए हम देयर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि जो मेटाबोलाइट्स ये ड्रग्स के हैं। देयर को तो हम पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए करते हैं, जैसे कि देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल, देयर आर टू काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। बट यहाँ पे देयर एडजेक्टिव है, तो हमें देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। एरर किसमें मिला, हमें डी पार्ट में एरर मिला, यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल हैव एरर्स नहीं था, क्योंकि सारे पार्ट्स सही थे। अगर एक पार्ट भी हमें सही मिल जाता तो ऑल हैव एरर्स वाला हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, समझ में आया। बहुत कॉमन एरर है ये देयर और देयर का, हमेशा याद रखना है। जो THERE वाला है वो हमेशा लोकेशन या पोजीशन बताता है, लेकिन यहाँ पे जो देयर था इसके बाद एक नाउन था, और हम नाउन्स में पता चल रहा था कि जो मेटाबोलाइट्स है, टेलटेल का मतलब क्या होता है, जो कि कोई देख के पता चल जाए कि उनके मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस होता है, तो टेलटेल कहते हैं। तो टेलटेल मेटाबोलाइट्स यानी कि जो ऐसे मेटाबोलाइट्स जो देख के पता चल जाए, उनको एनालाइज करना था। और मेटाबोलाइट्स किसके थे, ड्रग्स के थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एरर था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम काम करना है, थोड़ा सा ज़्यादा हमें ये करना है, सेंटेंस को एनालाइज करना है। बट देखो प्री में भी तो सेंटेंस को एनालाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि प्री में भी आपके पार्ट्स में एरर हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका नो एरर वाला भी ऑप्शन होता है,
सेम यहाँ भी करना है आपको, सेम चीज़ करना है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं आया है। चलो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। मैनी ऑफ द लैंड देयर इज बीइंग कन्वर्टेड टू कैटल पैस्चर, बट साइंटिस्ट से दैट ब्राज़ील्स पावरफुल सोयाबीन इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ मेजर प्लेयर इन द डिफॉरेस्टेशन इन द सेराडो। ठीक है, क्या कह रहा है कि बहुत बड़ा हिस्सा है लैंड का। यहाँ पे देखो देयर लिखा हुआ है, यहाँ पे देयर क्यों लिखा है? क्योंकि वहाँ की बात हो रही है। लैंड कहाँ है? तो वहाँ पे कोई प्लेस है, वहाँ की बात हो रही है कि वहाँ पे जो लैंड का जो एक बड़ा हिस्सा है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है कैटल पैस्चर में, मतलब कि ऐसे जगह पे जहाँ पे गाय भैंस जो कैटल है वो चढ़ सके। बट यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट से दैट ब्राज़ील्स पावरफुल सोयाबीन इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ मेजर प्लेयर इन द डिफॉरेस्टेशन इन द सेराडो। लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो ब्राज़ील का जो पावरफुल सोयाबीन इंडस्ट्री है वो एक मेजर प्लेयर बन गया है जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है सेराडो में, उसके लिए मेजर प्लेयर मतलब कि एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है डिफॉरेस्टेशन में, मतलब डिफॉरेस्टेशन करा रहा है बहुत लार्ज स्केल पे। ठीक है, एरर किस में है? देखो लैंड जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मैनी का यूज नहीं करते हैं, मच का यूज करते हैं। ठीक है, मच ऑफ द लैंड। मैनी कब करेंगे? काउंटेबल के लिए, मैनी कार्स, मैनी बाइक्स, मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज। ठीक है, जहाँ पे हम काउंट कर पा रहे हैं, पर जहाँ काउंट नहीं कर पा रहे, जैसे लैंड हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, या फिर आपका मटेरियल हो गया, मटेरियल नाउन हो गया आपका, जैसे गोल्ड सिल्वर, वहाँ पे हम मैनी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो एरर हमें मिल गया ए में। ठीक है, ऑप्शन में ऑल हैव एरर्स तो नहीं है, नो एरर है, हमें एरर मिल गया है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। देयर इज मैनी ऑफ द लैंड देयर इज बीइंग कन्वर्टेड, यहाँ पे क्या है? पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, इज के साथ बीइंग लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये इज यहाँ पे आर भी हो सकता है। ठीक है, बट चूंकि लैंड अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इज ही लगाएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो इज सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है। इज बीइंग कन्वर्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी बिल्कुल सही है। कन्वर्ट किस में हो रहा है? तो कन्वर्टेड टू कैटल पैस्चर, तो कन्वर्टेड के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, तो कैटल पैस्चर। बट साइंटिस्ट से, अब यहाँ पे साइंटिस्ट क्या है? प्लूरल नाउन है, तो से क्या है? प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल सही है। दैट ब्राजील्स पावरफुल सोयाबीन, पावरफुल क्या है? एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? सोयाबीन इंडस्ट्री को। हैज बिकम, अब सोयाबीन इंडस्ट्री कैसी है? प्लूरल आपकी नाउन है, तो हैज क्या है? सॉरी, प्लूरल नाउन कह दिया मैंने, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, हैज बिकम। अब हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर है, तो हैज के साथ बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिकम, बिकेम, बिकम होता है। ठीक है, बिकम अ मेजर प्लेयर इन द डिफॉरेस्टेशन इन द सेराडो। ठीक है, पता चल गया एरर कहाँ पे था? हमारा एरर था पार्ट ए में। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। Machine learning software trained on masses of chemical safety data is so good at predicting some kinds of toxicity that it now rival and sometimes outperforms expensive animal studies research report. ठीक है, रिसर्चर्स रिपोर्ट, सॉरी। क्या कह रहा है कि मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है जिसको ट्रेन किया गया है मासेस यानी कि बहुत सारे केमिकल सेफ्टी डेटा पे, वो इतना अच्छा है प्रेडिक्ट करने में कुछ तरह की टॉक्सिसिटी को कि अब वो चैलेंज करता है, यानी कि बराबर हो गया है। राइवल का मतलब क्या है? चैलेंज कर रहा है या उसके बराबर हो गया काम करने में या काम के लेवल पे, और कभी कभार तो उसके आउट परफॉर्म कर देता है, मतलब उसके ऊपर चला जाता है, उससे भी अच्छा काम करता है। किससे अच्छा काम करता है? जो एक्सपेंसिव एनिमल स्टडीज है उससे अच्छा काम करता है। ठीक है, ऐसा रिसर्चर्स रिपोर्ट करते हैं, नहीं बताते हैं। एरर कहाँ है? मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर ट्रेन्ड ऑन मैसेज ऑफ केमिकल सेफ्टी डेटा। अब यहां से पता है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा नाउन है आपका, और इसका वर्ब ये है। मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर आपका ये मेन नाउन है, मेन कह सकते हो, लेकिन हमें इसको भी ध्यान देना है। ये क्या है? आपको पता होगा नाउन के बाद अगर वर्ब डायरेक्ट आ जाए तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होती है। ये थर्ड फॉर्म में है, ट्रेन्ड ऑन। ठीक है, ऑन के बाद मैसेज ऑफ केमिकल सेफ्टी डेटा है। ठीक है, यानी कि काम क्या करती है? या तो फिर ये नाउन का केस है तो एडजेक्टिव का काम करेगी, अगर नाउन से पहले भी कुछ लिखा होता तो हम देखते कि एडवर्ब भी हो सकता है, मे बी आगे के पहले वाले वर्ब को कर रहा हूँ मॉडिफाई, बट यहाँ पे क्या है? सिर्फ नाउन है, मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर।
तो नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में ही बता रहा है कि कैसा मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर, तो वैसा सॉफ्टवेयर जिसको ट्रेन किया गया है बहुत सारे केमिकल सेफ्टी डेटा पे, तो ये नाउन का ही पार्ट बन जाता है। जब नाउन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं हम, तो हमें हैज़, हैव, हैड लिखना ही पड़ेगा, या तो पैसिव स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख रहे हैं तो हमें एम, इज, आर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब कि ये डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है तो ये गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ये है। अगर हम इसको मेन वर्ब मान के यहाँ पे एरर को मार्क कर देंगे तो फिर हम इज को क्या करेंगे, फिर हमें इज का भी ढूंढना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, और वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकती। तो हम यही मानेंगे और यही सही है कि जो ट्रेंड है ये वर्ब इस नाउन का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्चुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो इज उसका वर्ब है, मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर आपका हो गया पूरा क्या, सिंगुलर नाउन, तो इज आपका हो गया सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे सो गुड, इतना अच्छा है, एट किस पे, प्रेडिक्टिंग सम काइंड्स ऑफ टॉक्सिसिटी डैट। अब देखो सो के साथ हमेशा डैट आता है, सो डैट, सो गुड डैट इट इज, ठीक है, सो ब्यूटीफुल डैट सी इज, ऐसे, तो सो के साथ डैट लगा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। गलती है यहाँ पे लिखा है नाउ राइवल। राइवल क्या है, आपका प्लूरल वर्ब है, बट सब्जेक्ट देखो तो इसका इट है जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है। और ये इट किसके लिए आया है, इट इसी के लिए आया है, मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि उसकी ही बात हो रही है कि वही जो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा हो गया है कि वो एक्सपेंसिव जो एनिमल स्टडीज़ है उनको टक्कर देता है, या कभी कभी उनसे बेटर काम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइवल नहीं आएगा, राइवल्स आएगा। आगे से आप हिंट भी ले सकते हो, यहाँ पे देखो एंड के साथ आउट परफॉर्म्स लिखा हुआ है। और हमें तो पता है ना कि एंड के साथ अगर वर्ब जोड़ रहे हैं, दो वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा किस में होते हैं, हमेशा वो सेम फॉर्म के होते हैं, सही है, ठीक है। और यहाँ पे वो इट है यानी सिंगुलर है, तो हमें राइवल को राइवल्स करना होगा। एरर हमारा किस पार्ट में, हमारा एरर डी पार्ट में है, डी हमें ए में दिख रहा है, तो हो गया मार्क, ठीक है। वही काम करना है, कोई बहुत ज़्यादा काम तो करना था नहीं, जो प्री में करते थे वही कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो ठीक है। चलो थोड़ा सा ऑप्शन ये हो गया है, जम्बल अप हो गया है, और थोड़ा और क्या है, तो कुछ हुआ ही नहीं है इसमें, ये बस ई हमारा ये हो गया है, ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया, तो मेहनत और कम करनी पड़ रही है हमें, क्योंकि ई को चेक नहीं करना पड़ रहा है, वो तो सही है। आगे बढ़ते हैं। Climate science is the study of relative long-term weather conditions, typically spanning decades to centuries but extending to geological timescales। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये भी हाईलाइट हो गया है एक्चुअली, ये इसमें एरर है, इसको ये मत मानना कि डी और ई दो में एरर नहीं है, ये थोड़ा सा बस एक तरह से एरर हो गया है, इसको वाइट करना था बट ये हो गया है ब्लू, ठीक है, नियॉन ब्लू हो गया है वैसे। चलो ढूंढते हैं एरर। क्लाइमेट साइंस इज द स्टडी, क्लाइमेट साइंस किसका स्टडी है, लॉन्ग टर्म वेदर का कंडीशन का स्टडी है। कैसा लॉन्ग टर्म वेदर, रिलेटिवली लॉन्ग टर्म, मतलब कि ऐसे तो वेदर शॉर्ट टर्म होता है, बट अगर वेदर कंडीशन लॉन्ग टर्म के हो तो उसकी स्टडी को क्लाइमेट साइंस कहते हैं, जो कि टिपिकली स्पैनिंग मतलब कवर कितना करता है, डेकेड्स टू सेंचुरीज, मतलब टाइम काफ़ी लंबा कवर करता है, डेकेड्स से लेकर सेंचुरीज तक का टाइम कवर करता है, बट एक्सटेंडिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे भी एक्सटेंड करता है, ठीक है। एरर दिख गया आपको, एरर है हमारा पार्ट बी में, बट हम पार्ट ए पहले चेक करेंगे। क्लाइमेट साइंस क्या है, सिंगुलर आपका नाउन है, तो इज लग गया, सिंगुलर वर्ब। स्टडी है किसका, ऑफ रिलेटिव लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन आपका नाउन है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है लॉन्ग टर्म जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, रिलेटिव, जो कि एक और एडजेक्टिव है। क्या कभी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, बिल्कुल भी नहीं। एडवर्ब करता है तो रिलेटिव को हमें बनाना पड़ेगा एडवर्ब यानी रिलेटिवली, ठीक है। बाकी ए में कोई एरर नहीं मिला तो ऑल हैव एरर्स गया काम से, और रिलेटिव को रिलेटिवली कर दिया हमने, तो हमें आंसर बी में मिल गया है। बाकी ये वाला पार्ट सही है, लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन टिपिकली स्पैनिंग। अब यहां पे भी देखो, नाउन के बाद सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है, तो मैंने बताया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन के ठीक बाद आ जाए, क्योंकि नाउन ही तो है वेदर कंडीशंस, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है, तो या तो वो एडजेक्टिव होगी या तो एडवर्ब होगी, दोनों के केस में उसको एडवर्ब ही करेगा मॉडिफाई,
मॉडिफाइड बाई एडवर्ब भी करेगा, टिपिकली एडवर्ब यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे कि टिपिकली क्यों यहाँ पे आया है। ठीक है, क्या रोल है इसका, इस वर्ब को कर रहा है, वर्ब का क्या रोल है, आईएनजी लगा है यहाँ पे, तो कंडीशंस के बारे में बता रहा है कि कैसे वेदर कंडीशन जो कि डेकेड्स से लेके सेंचुरीज तक चलते रहते हैं। ठीक है, बी में आपका एरर था। ओके, न्यू पैटर्न आ गया, यहां तक का पैटर्न है। यहां पे ये पहला पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न। तो यहां पे स्कोर आप जरूर बताना, 5 क्वेश्चंस किए हमने, तो 5 में आपका कितना रहा है ये जरूर बताना फर्स्ट पैटर्न में। ठीक है, क्योंकि इसमें उतना नहीं करना था कुछ भी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न नहीं था, काम वही कर रहे थे हम, और सेंटेंस भी एक ही था। ठीक है, और पार्ट्स में डिवाइडेड था, हमें एक ही पार्ट में एरर ढूंढना था। हालांकि 2 सेंटेंस में मिल गया था जिसमें ऑल ऑफ एरर्स हो सकते थे, लेकिन आई बिलीव कि आपने अच्छा किया होगा। तो ज़रूर आप अपना यहाँ पे बताना कि मुझे ही पता चले कि मुझे किन तरह के क्वेश्चंस लाने हैं, कैसा पैटर्न लगाना है, अभी आपका लेवल क्या है, कहाँ से कहाँ तक प्रैक्टिस करानी है आपको। तो आप जरूर यहाँ पे बताना कि स्कोर आपका क्या रहा है पहले पैटर्न में। हम मूव कर रहे हैं सेकेंड पैटर्न पे। डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 sentences आर गिवन रिवॉल्विंग अराउंड द सेम थीम और आइडिया। डिसाइड विच ऑफ द sentences आर ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली करेक्ट एंड मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन में 3 सेंटेंस दिए हुए हैं हमें। ठीक है, हमें बताना है कि 3 में से कौन सा सेंटेंस या कौन कौन से सेंटेंसेस आपके ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली करेक्ट है। ठीक है, यानी करेक्ट वाला ढूंढना है। हमेशा इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा जब ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे 3 सेंटेंस दिख रहा हो आपको, कि हमें करेक्ट वाला ढूंढना है या फिर हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। हमें करेक्ट वाला ढूंढना है। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है पहला, कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट puppies whose mothers were relaxed around the mysterious objects were more likely to muster the courage to approach the objects themselves। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ऐसे पपीज जिनकी मदर्स हैं, यानी कि मदर डॉग्स जो हैं वो रिलैक्स रहती हैं मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उनके पास आता है या वो ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाती है जो जिनको वो नहीं पहचानती है, तो रिलैक्स रहती है, वो घबराती नहीं है। तो उन मम्मी के मदर डॉग्स के पपीज़ जो होते हैं उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा देखने को दी गई है कि उनमें साहस, करेज ज़्यादा होता है कि वो जाके उन ऑब्जेक्ट्स को खुद ही अप्रोच करें। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड्स में क्या है कि अगर मम्मी डॉग को नहीं लग रहा है डर मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को जाके अप्रोच करने में, तो पपी डॉग को भी नहीं लगेगा डर। ठीक है, एरर क्या है हमारा, एरर है हमारा यहाँ पे देमसेल्फ, कोई भी वर्ड नहीं होता है, देमसेल्व्स होगा। ठीक है, देमसेल्व्स क्यों होगा, क्योंकि पपीज के लिए यूज हुआ है, और पपीज क्या है, प्लूरल है, तो हमें प्लूरल वर्जन चाहिए, तो देमसेल्व्स। ठीक है, 1 में मिल गया एरर। हमें किसको ढूंढना था, हमें ढूंढना था करेक्ट वाले को, तो 1 वाला सारा काट दो, 1 तो है ही नहीं, 1 तो है ही नहीं, 1 तो है ही नहीं। अब 2 और 2 and 3। ठीक है, 2 में देखते हैं, पप शोड अ सिमिलर कॉन्फिडेंस बूस्ट व्हेन पेयर्ड विद अ ह्यूमन who responded positively to the objects। पप्स यानी पपीज को शॉर्ट में पप्स कहते हैं, तो कोई एरर इसमें नहीं है। पप्स थोड़ा सा ये क्यूट लगता है, तो पप्स शोड अ सिमिलर कॉन्फिडेंस। पपीज ने क्या शो किया, एक सिमिलर कॉन्फिडेंस शो किया। कॉन्फिडेंस क्या है आपका, नाउन है, सिमिलर क्या है, एडजेक्टिव है। बिल्कुल सही है कि पप्स ने एक सिमिलर कॉन्फिडेंस, वैसा ही कॉन्फिडेंस शो किया जैसा कॉन्फिडेंस इस केस में शो कर रहे थे। कब, जब उनके साथ एक ह्यूमन था और ह्यूमन भी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव था, मतलब वो भी डर नहीं रहा था, वो इंसान भी डर नहीं रहा था। तो या तो पपीज अपने मम्मी को देखते थे कि वो नहीं डर रहे तो जाते थे उस ऑब्जेक्ट के पास, या फिर अगर किसी इंसान के साथ थे और इंसान भी नहीं डर रहा है तो भी उनको डर नहीं लगता था। ठीक है, तो पप शोड अ सिमिलर कॉन्फिडेंस बूस्ट। कॉन्फिडेंस बूस्ट ये पूरा हमारा कंपाउंड नाउन है। ठीक है, जब 2 नाउन साथ में होते हैं तो कंपाउंड नाउन का वो फंक्शन करते हैं। तो सिमिलर कर रहा है आपका, इसको मॉडिफाई सही है। व्हेन पेयर्ड विथ, पेयर्ड हमेशा विथ के साथ आता है। ठीक है, क्योंकि आप पेयर्ड किसी के साथ करते हो तो विथ आएगा वहाँ पे। ह्यूमन, ह्यूमन चूंकि एक ह्यूमन है, ठीक है, तो हु आता है उसके लिए। ठीक है, ये भी सही है। हु रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, रिस्पॉन्डेड क्या है हमारा, वर्ब है, तो पॉजिटिवली क्या है, एडवर्ब। बिल्कुल सही है, टू द ऑब्जेक्ट्स। ये वाला पार्ट में कोई एरर नहीं है, 2 में कोई एरर नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। पप्स ने क्या शो किया, एक सिमिलर कॉन्फिडेंस बूस्ट शो किया। कॉन्फिडेंस बूस्ट नाउन है तो सिमिलर एडजेक्टिव है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कब शो किया, तो व्हेन लगाया गया, क्योंकि व्हेन बताता है कब क्या हुआ।
तो व्हेन पेयर्ड विथ, जब उनको पेयर किया गया, ठीक है, पेयर्ड विथ, पेयर्ड के साथ हमेशा विथ आता है, ठीक है, किसके साथ पेयर किया गया है, तो अ ह्यूमन, अ आर्टिकल है, ह्यूमन चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आ गया, हु क्योंकि ह्यूमन के साथ हु लगता है, बाकी एनिमल्स के साथ और नॉन लिविंग के साथ आपका विच लगता है, ठीक है। तो ह्यूमन का तो हु रिस्पॉन्डेड, कैसा रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्डेड वर्ब है तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड किया, यानी कि एडवर्ब पॉजिटिवली वर्ब रिस्पॉन्डेड को मॉडिफाई कर रहा है टू द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू में कोई एरर नहीं है। द यंग डॉग्स एडवेंचरस स्पिरिट persisted even after a 1 hour delay between watching the human and getting a chance to explore the object। जो यंग डॉग्स, यहाँ पे देखो पपीज कहो, पप्स कहो या यंग डॉग्स कहो, यंग वन कहो, सेम ही बात है। तो यंग डॉग्स का जो एडवेंचरस स्पिरिट था, एडवेंचर स्पिरिट क्या होता है कि वो डर नहीं रहे थे ऑब्जेक्ट के पास जाने में, वो परसिस्टेड मतलब कंटिन्यूड, कंटिन्यू कब तक हुआ, 1 घंटे बाद भी कंटिन्यू रहा। किस चीज़ के 1 घंटे बाद, जब उन्होंने देखा एक ह्यूमन को कि ह्यूमन नहीं डर रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ जो भी इंटरेक्ट कर रहा है, उसका 1 घंटा बीत गया फिर भी वो उनमें जो साहस था वो कायम था। ये कहना चाह रहा है, किस चीज़ का साहस, कि जाके वो उस ऑब्जेक्ट को खुद से जाके देखे, इंटरेक्ट करे। ओके, एरर हमारा यहाँ पे है, यंग डॉग्स एडवेंचरस स्पिरिट्स नहीं, द एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ यंग डॉग्स होगा। रीजन पता है आपको, एनिमल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रफी नहीं लगाते हैं, अपॉस्ट्रफी हम सिर्फ नेम्स के साथ लगाते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ लगाते हैं, ह्यूमन बींग के नेम्स के साथ लगाते हैं, सिटीज़ कंट्रीज़ के साथ लगाते हैं, उनके नेम्स के साथ, सिटीज़ के नेम्स के साथ, कंट्रीज़ के नेम्स के साथ, ठीक है। तो 3 में था एरर, 3 में एरर था, ये भी गया, ओनली 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चल, ह्यूमन सेवर बोथ फैटी फूड्स एंड कार्बोहाइड्रेट रिच वंस। ह्यूमन सेवर यानी एंजॉय करते हैं, फैटी फूड्स भी एंजॉय करते हैं जब जिसमें फैट होता है, और जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो वाले फूड भी वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। कोई एरर तो दिख नहीं रहा है। ह्यूमन्स हमारा प्लूरल नाउन है, तो सेवर हमारा प्लूरल वर्ब भी है, बोथ के साथ एंड लगता है, हालांकि एक एरर दे देते हैं कि बोथ के साथ क्या लगा देंगे, एज वेल एज, तो ये गलत है, बोथ के साथ एंड लगता है, तो वो बोथ के साथ एंड लगा हुआ है, और बोथ दो नाउन भी है जिनको वो बोथ करता है मॉडिफाई, क्योंकि बोथ के साथ हमेशा 2 चीज़ आती है ना, बोथ मतलब दोनों, 2 चीज़ मेंशन करना जरूरी है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट न्यू एक्सपेरिमेंट शो दैट पीपल प्लेस द हाइएस्ट वैल्यू ऑन फूड्स हु कंबाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। लेकिन नया एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि लोग सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल किसको मानते हैं, ऐसे फूड्स को मानते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और फैट भी हो। एरर दिखा आपको, यहाँ पे एरर है, देखो स्टार्टिंग में देखते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, शो क्या है, प्लूरल वर्ब है, मिल गया, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपेरिमेंट शो डैट, क्या शो कर रहे हैं कि पीपल प्लेस, पीपल फिर से प्लूरल नाउन, तो प्लेस प्लूरल वर्ब, प्लेस यहाँ पे जगह को नहीं बता रहा है, प्लेस मतलब कि वो रखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू किसको देते हैं, किस पे रखते हैं, द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, हमेशा याद करना, सुपरलेटिव के बाद जब नाउन हो, नाउन क्या है, वैल्यू है, ये नाउन है, तो जब सुपरलेटिव के बाद नाउन हो तो उसके आगे द लगता ही लगता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वैल्यू किस पे रखते हैं, तो ऐसे फूड्स पे रखते हैं जो कि कंबाइन करते हैं, फूड्स क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है, तो कंबाइन क्या, प्लूरल वर्ब, सही है, सही है। क्या कंबाइन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, क्योंकि कंबाइन 2 चीज़ को करेंगे, एटलीस्ट 2 चीज़ को तो करेंगे ही, तो एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक फैट हो गया। अगर यहाँ पे हो नहीं आएगा, यहाँ पे या तो विच लिखो या दैट लिखो। अब चूंकि देखो विच और डैट भी डिपेंड करता है कि विच कब लिख रहे हो, डैट कब लिख रहे हो। अगर इंफॉर्मेशन मतलब जरूरी नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए तो विच लिखोगे, अगर इंफॉर्मेशन जरूरी है तो डैट लिखोगे। यहाँ इस केस में जरूरी है क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ो, नए एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि पीपल सबसे वैल्यूएबल उन फूड्स को मानते हैं। अगर मैं सेंटेंस यही पे ख़त्म कर दूँ, उन फूड्स को मानते हैं, तो सेंस कंप्लीट नहीं होगा। कौन से फूड को मानते हैं, कोई तो फूड होगा जिस पे हाईएस्ट वैल्यू वो मानते होंगे, तो ऐसे फूड पे को मानते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट दोनों हो। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है सेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम डैट यूज़ करेंगे।
ठीक है, विच यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और विच से पहले वैसे भी हमें कॉमा यूज़ करना पड़ता है, तो कॉमा भी नहीं है यहाँ पे। थर्ड देखते हैं हमारा, दिस फाइंडिंग कुड हेल्प एक्सप्लेन द ओबेसिटी एपिडेमिक। ये जो फाइंडिंग है, कौन सी फाइंडिंग है, ये फाइंडिंग जो फाइंड हुआ, ये फाइंडिंग कुड हेल्प एक्सप्लेन द ओबेसिटी पैंडेमिक। इस फाइंडिंग से हमें ये पता चल सकता है, ये फाइंडिंग हमें मदद कर सकती है एक्सप्लेन करने में ओबेसिटी पैंडेमिक, कि क्यों ओबेसिटी इतना, पैंडेमिक कह रहा हूँ मैं, एपिडेमिक है, क्यों ओबेसिटी बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन हम एपिडेमिक और पैंडेमिक को भी डिफरेंस समझेंगे हम क्या होता है, ताकि मेरी तरह फिर से कंफ्यूज ना हो जाओ, जैसे भी मैं एपिडेमिक को पैंडेमिक कह रहा था। तो दिस फाइंडिंग बिल्कुल सही है। कुड क्या है, मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हेल्प बिल्कुल सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद हेल्प के बाद भी ना बेयर इन्फिनेटिव आता है। अब आप पूछोगे सर बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, ये तो बड़ा ये लग रहा है, डिफिकल्ट साउंड कर रहा है। एक तो इन्फिनेटिव ही इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, आप बेयर इन्फिनेटिव लेके आ गए हो। तो देखो इन्फिनेटिव क्या होता है, नाम थोड़ा सा है, टू प्लस वर्ब, ठीक है। बेयर क्या होता है, खाली, तो बेयर इन्फिनेटिव जिसमें टू ना हो, यानी कि बस वर्ब। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो या बेयर इन्फिनेटिव बोलो, बात बराबर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हमें देखना है कि नहीं हमें बहुत कुछ पता है इंग्लिश में, तो हम बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि बेयर इन्फिनेटिव बोले, सीधे हम लिख देंगे कि हाँ हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो एक्सप्लेन बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन क्या करेगा, ओबेसिटी एपिडेमिक, ये भी कंपाउंड नाउन है। एपिडेमिक पर किसका, ओबेसिटी का। अब देखो एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, वो भी हम समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें कोई एरर नहीं था, तो हमारा ओनली वन में था एरर। सॉरी ओनली वन में नहीं था, एक मिनट। Humans savor both, okay, but Nick Freeman showed that people place the highest value on foods who combined. Only 2 तो हमें दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन में, 2 के साथ 3 दिख रहा है। This finding could help explain the obesity pandemic. Okay. ऑप्शन में कुछ एरर है, ऑप्शन को कंसीडर मत करिए, ठीक है, सॉरी। बाकी इसमें भी कोई एरर नहीं था, इसमें भी कोई एरर नहीं था, और आंसर हमारा ओनली 2 है, ठीक है। इसको मैं चेक करवाऊंगा क्वेश्चन में क्या एरर है, बाकी ओनली 2 है आपका ऑप्शन। मे बी ऑप्शंस मे बी किसी और क्वेश्चन के आगे होंगे, होता है, ह्यूमन एरर तो होता है, पॉसिबल होता है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल हाई रहेगा, तो ऑप्शंस गलत हो तो आप बता पाओगे। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में वो बहुत बहुत चेक करके, मल्टीपल बार चेक करके वो आपको देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपका ओनली 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। हालांकि ह्यूमन एरर यहाँ पे पॉसिबल है। चलो यहाँ तो समझ में आ गया हम कहाँ पे जा रहे थे, हम आ रहे थे आपका एपिडेमिक और पैंडेमिक में। एक होता है एपिडेमिक, ठीक है, दूसरा होता है पैंडेमिक। दोनों ही बताता है कि कोई डिजीज है, कोई इलनेस है जो बढ़ रहा है, काफी लोगों में फैल रहा है। डिफरेंस ये है कि एपिडेमिक एक सिंगल रीजन में होता है या फिर एक सिंगल कम्युनिटी में, बट यही अगर सिंगल रीजन मान लो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रीजन में होने लग जाए, तो फिर उसको हम पैंडेमिक कहते हैं, जब ये मल्टीपल कंट्रीज में होने लग जाए, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एपिडेमिक और पैंडेमिक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, द फ्लड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोरल रीफ्स आर वर्थ रफली $4 बिलियन अ ईयर, और 4 बिलियन $, ऐसे बोलते हैं, 4 बिलियन पहले बोलते हैं फिर $, बोलते हैं। अ ईयर मतलब कि अ ईयर लिखो या प ईयर लिखो, सेम बात है कि हर साल वो 4 बिलियन $, के बराबर का आपका फ्लड प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन, कोरल रीफ्स, ठीक है। देखते हैं एरर क्या है। द फ्लड प्रोटेक्शन सर्विसेज, ठीक है, नाउन है हमारा। अब इसका वर्ब ढूंढते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब ये नहीं है, प्रोवाइडेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हमें एक और वर्ब दिख रहा है यहाँ पे जो कि वर्ब की प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो बताओ इसका वर्ब कौन सा होगा। तो हमें पता है कि फ्लड प्रोटेक्शन सर्विसेज है, वही वर्ड प्रोवाइड, हाँ, जो फ्लड प्रोटेक्शन सर्विसेज है वो कितने हैं, तो वो $4 बिलियन अ ईयर है, और उनको प्रोवाइड कौन करता है, कोरल रीफ्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस नाउन का जो वर्ब है वो ये है,
नाउन के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, मतलब एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। एडजेक्टिव यानी कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है कि वो फ्लड प्रोटेक्शन सर्विसेज जिसको प्रोवाइड करते हैं कोरल रीफ्स, उनका जो वर्थ है, उनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, $4 बिलियन अ ईयर। ठीक है, सॉरी। चलो, तो यानी कि इसमें कोई एरर तो नहीं था, नहीं इसमें कोई एरर नहीं था। नाउन प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल थी। ठीक है। दिस बेनिफिट इज थ्रेटन्ड बाय रीफ लॉस इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। एक मिनट, कुछ ज़्यादा इधर आ गया है। हाँ, दिस बेनिफिट इज थ्रेटन्ड बाय रीफ लॉस इन अ वार्मिंग वर्ल्ड। अभी जो बेनिफिट मिलता है इतना $1 बिलियन का, ये थ्रेटन्ड हो गया, ये बेनिफिट खतरे में आ गया है, मे बी आगे ना मिले। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार्म हो रहा है, वार्मिंग वर्ल्ड है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्ल्ड में, तो उससे क्या हो रहा है, रीफ लॉस हो रहा है, कोरल रीफ्स कम हो रहे हैं। ठीक है। तो दिस बेनिफिट इज, क्योंकि बेनिफिट हमारा सिंगुलर नाउन है तो इज सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इज के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, कि इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा रखी है कि बेनिफिट को थ्रेटन कोई और कर रहा है। सॉरी, बेनिफिट को थ्रेटन कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है? तो रीफ लॉस कर रहा है। तो इज प्लस V3 बाई प्लस नाउन तो होता ही है, आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ना। ठीक है। इन अ वार्मिंग वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या है, नाउन है, तो वार्मिंग हमारा एडजेक्टिव है, तो ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही है। Coral reefs currently serve as a natural flood defense along some 71,000 kilometers of coastline worldwide. ठीक है। कोरल रीफ्स अभी सर्व करते हैं, यानी काम करते हैं किसका, एक नेचुरल फ्लड डिफेंस जैसा काम करते हैं। अलॉन्ग कहाँ पे काम करते हैं, तो कुछ 71,000 किलोमीटर्स है कोस्ट लाइन के वर्ल्ड वाइड, वहाँ पे ये काम करते हैं। कोरल रीफ्स क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो इसका नाउन भी प्लूरल, उल्टा बोल दिया, कोरल रीफ्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। प्लूरल वर्ब करेंटली क्या है, एडवर्ब है, ये सर्व को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि सर्व वर्ब है तो हमने एडवर्ब करंटली लिया है। कैसे करते हैं, नेचुरल फ्लड डिफेंस। ठीक है, फ्लड डिफेंस नाउन है तो इसके लिए एडजेक्टिव आया है नेचुरल, बिल्कुल सही है। अलॉन्ग कहाँ पे करते हैं, तो सम 71,000 किलोमीटर्स, सम का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली को भी हम, ठीक है, सम लिख सकते हैं, ऑफ कोस्ट लाइन वर्ल्ड वाइड, कोई एरर नहीं है इसमें भी। तो ओनली ऑल 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर है। अच्छा, एक मिनट, हमें करेक्ट ढूंढना था ना, तो इसमें कोई ऑप्शन में गलती नहीं थी, गलती मेरी थी इसमें। सही क्या था, सही था इसमें 1 एंड 3, तो ओनली 1 एंड 3 सही था, है ना। हम कोई उल्टा तो मार्क नहीं करते आ रहे हैं अभी तक। इसमें दोनों में एरर था, 2 बस सही था, तो ओनली 2 हमने लगाया था। ठीक है। हाँ, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है, कि ऐसा ना हो कि हो सकता है कि आप सही लगाते लगाते गलत को मार्क करते चले जाओ, तो सही था वहाँ पे। चलो, हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। Since adhesive tape became widely available in the 1930s, conservators have often using it to hold artifacts together. ठीक है, सिंस क्या बता रहा है, जब से एडहेसिव टेप वाइडली अवेलेबल हुआ है 1930s में, तब से जो कॉन्जर्वेटर्स हैं वो उसको हमेशा यूज़ करते हैं आर्टिफैक्ट्स को जोड़ने में। ठीक है, टेप होता है, सेलो टेप जोड़ता है, तो उसकी बात हो रही है, उसको एडहेसिव टेप कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है, एडहेसिव टेप जो होता है ना, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्लस सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंस एडहेसिव टेप बिकेम, अब देखो सिंस वाला जो क्लॉज होता है ना, सिंस के साथ ये क्लॉज ही तो है, तो उसमें हमेशा सिंस से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट हो रहा है और वो टाइम बता रहा है, क्योंकि ये टाइम बता रहा है कि जब से एडहेसिव टेप वाइडली अवेलेबल हुआ है 1930s से, तो टाइम को रेफर कर रहा है, कब से, तो तब से। ठीक है, तो वो सेंस वाला के साथ हमेशा जब टाइम बताया तो वो पास्ट टेंस में होता है वो क्लॉज,
सिंस के साथ पास्ट टेंस लगती है, ये याद रखना कब, जब वो टाइम बता रहा हो। तो बिकेम हमारा पास्ट टेंस वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ठीक है, ये वाला पार्ट सही है। कंजर्वेटर्स हैव ऑफन यूजिंग इट, हैव ऑफन यूजिंग इट नहीं होता है, हैव के साथ बीन लगता है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, हैव बीन यूजिंग इट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यही होता है स्ट्रक्चर आपका, हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो 1 में हमारा एरर है, यहाँ पे बीन आना चाहिए, टू होल्ड आर्टिफिक्स टुगेदर। तो 1 में हमारा एरर है, तो 1 होगा नहीं, तो सारे 1 वाले काट दो। 2 and 3 और 3 है, 2 को चेक करते हैं। But within decades, the polymers in the thick fluid that provides adhesion degrade, discolor and break apart. But within decades, the polymers in the thick fluid that provides adhesion, okay, क्या कह रहा है कि कुछ सालों में जो पॉलीमर्स होते हैं फ्लूइड में जो कि एडहेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एडहेशन मतलब कि जो जोड़ते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिस्कलर हो जाते हैं, उनका रंग चला जाता है और ब्रेक अपार्ट टूट जाते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स हमारा प्लूरल नाउन है, तो प्रोवाइड सिंगुलर वर्ब यहाँ पे गलत है, प्रोवाइड होगा। ठीक है, डैट जो होता है, डैट खुद सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है, डैट हमेशा रेफर करता है, एक मिनट, नहीं, सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो डैट खुद सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, डैट के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, उसके ठीक पहले नाउन पे वो डिपेंड करता है। नाउन क्या है? थिक फ्लूइड है, ये सिंगुलर है, तो प्रोवाइड सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही यूज हुआ है। ठीक है, ओके, डिग्रेड, डिस्कलर एंड ब्रेक अपार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 3 वर्ब है ना, डिग्रेड, डिस्कलर एंड ब्रेक अपार्ट, ये तीनों इसको मान लो वर्ब 1 है, वर्ब 2 एंड वर्ब 3 है, ये इनके लिए आया है क्योंकि पॉलीमर से डिग्रेड करते हैं, पॉलीमर से डिस्कलर होते हैं, पॉलीमर से टूट जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि विद इंडिकेट्स द पॉलीमर्स जो होते हैं, जो थिक फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स एडहेशन, डिग्रेड, डिस्कलर एंड ब्रेक अपार्ट। अब हमें पता कैसे चला कि ये तीनों वर्ब प्लूरल होंगे, सिंगुलर नहीं होंगे? क्योंकि देखो द फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स एडहेशन, इतना बस ध्यान दो, द फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स एडहेशन, द फ्लूइड नाउन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोवाइड्स वर्ब, वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट भी मिल गया, एडहेशन ये भी नाउन है। तो ये पार्ट कंप्लीट था, इन वर्ब्स के बाद का सब्जेक्ट हमें ढूंढना था, तो और कोई सब्जेक्ट क्या है? तो एक नाउन और बचा हुआ है, पॉलीमर्स। तो इसी पॉलीमर्स की ये वर्ब्स हैं, तो ये सारे 1, 2 एंड 3 यानी कि प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, तो ये बिल्कुल सही है। द पॉलीमर्स इन द प्लास्टिक बैकिंग में सफर द सेम फेट। जो प्लास्टिक बैकिंग होता है टेप में, उसमें जो पॉलीमर्स होते हैं, दे सफर द सेम फेट, मतलब उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होता है। सफर द सेम फेट मतलब कि सेम चीज़ हो जाए। तो जैसे कि ये पॉलीमर्स डिग्रेड, डिस्कलर्ड, ब्रेक अपार्ट होते हैं, तो जो प्लास्टिक बैकिंग में भी जो पॉलीमर्स है वो भी डिग्रेड, डिस्कलर्ड और ब्रेक अपार्ट होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स इन द प्लास्टिक बैकिंग में क्या है? मोडाल वर्ब है, तो मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है, यानी कि सिर्फ हमारा 1 में एरर था। तो 2 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर है, 2 एंड 3 करेक्ट है। ठीक, Rising global temperatures could prompt some streams to release more carbon dioxide than they do now, exacerbating climate change. जो ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वो प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं क्या, या कॉज कर सकते हैं कुछ स्ट्रीम्स को, कि वो यानी कुछ स्ट्रीम्स यानी कि जो नदियाँ होती हैं पतली पतली, उनको रिलीज करें मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड दैन दे डू नाउ, एक्सैसरबेटिंग क्लाइमेट चेंज। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि जो अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ स्ट्रीम्स
पहले से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सकती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ख़राब हो सकता है। कैसे पता चला कि पहले से ज़्यादा, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे दैन लगा हुआ है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, ठीक है, सॉरी, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स कुड क्या है, मोडाइल वर्ब है, तो प्रॉम्प्ट वर्ब 1 बिल्कुल सही आया है, ये सही है। सम स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो सम ठीक है, क्योंकि सम के बाद प्लूरल नाउन है, तो सम मतलब कुछ, तो कुछ मतलब एक से ज़्यादा। तो टू रिलीज बिल्कुल सही है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। गलती यहाँ हो गई, मोस्ट लिखा है, मोस्ट होता है सुपरलेटिव, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे दैन लगा हुआ है। दैन दे डू नाउ मतलब अभी से, अभी जितना रिलीज करती हैं उससे ज़्यादा रिलीज कर सकती हैं जब टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो कंपैरिजन हो रहा है, तो मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, जो कि होता है मोड, ये होता है कंपैरेटिव, ठीक है। दे बिल्कुल सही लगा हुआ है, दे किसके लिए आया है, स्ट्रीम्स के लिए आया है, तो दे के बाद हमारा प्लूरल वर्ब भी है, क्योंकि दे खुद प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। स्कैसरबेटिंग क्लाइमेट चेंज, अब यहाँ पे देखो फिर से वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है। ये किसको कर रही है, कि तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, ये प्रॉम्प्ट को, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। अगर आपको इस चीज़ पे स्पेशल क्लास चाहिए कि नाउन के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ जाए, या फिर कोई सेंटेंस दिया है, सेंटेंस के बाद कॉमा के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, तो एक आप कमेंट कर देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी से डिटेल वे में आपको समझा दूंगा कि फिर कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और आपके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे एरर था 1 में, तो 1 तो होगा नहीं सही। तो क्या, एज देयर इन्वायरमेंट वार्म्स, एल्गी एंड माइक्रोब्स लिविंग इन स्ट्रीम्स फोटोसिंथेसाइज फास्टर एंड एब्जॉर्ब मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे उनका इन्वायरमेंट वार्म होता जाता है, किनका इन्वायरमेंट आगे बताया है, एल्गी और माइक्रोब्स का, जो कि स्ट्रीम्स में रहते हैं, तो जैसे उनका इन्वायरमेंट वार्म होता है तो वो फोटोसिंथेसाइज भी फास्ट, ज़्यादा तेज़ी से करते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, ठीक है। तो चूंकि एल्गी एंड माइक्रोब्स प्लूरल नाउन है, तो उनके इन्वायरमेंट की बात हुई है, तो देयर प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही यूज हुआ है, ठीक है। एल्गी एंड माइक्रोब्स लिविंग इन स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया, एल्गी और माइक्रोब्स के साथ क्या आ गया, डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एल्गी और माइक्रोब्स चूंकि प्लूरल नाउन है, तो फोटोसिंथेसाइज प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है। फास्टर एंड एब्जॉर्ब अगेन प्लूरल आपकी वर्ब आ गई, क्योंकि एंड से एक तो कनेक्टेड है, और ठीक उनके ही बारे में बता रहा है कि एल्गी और माइक्रोब्स ही फोटोसिंथेसाइज करते हैं, एल्गी और माइक्रोब्स ही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे मोर लगा हुआ है और फास्टर लगा हुआ है, दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, पर दैन तो यहाँ पे लगा नहीं है सर, तो ये सेंटेंस कैसे ही सही हो गया आप बताओ। तो देखो दैन नहीं लगा है, बट अगर आप सेंटेंस को समझोगे तो कंपैरिजन हो रहा है। देखो दो तरह का कंपैरिजन होता है, एक तो जहाँ पे दैन लगा दें तो वहाँ सामने से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई कंपैरिजन तो हो रहा है, बट यहाँ पे देखो जैसे इन्वायरमेंट वार्म करेगा तो समझ लो कि यहाँ पे है नॉर्मल, तो यहाँ पे उनका नॉर्मल रेट है फोटोसिंथेसाइज करने का। जैसे जैसे इन्वायरमेंट टी करके टेम्परेचर ये है बढ़ने लग गया, तो वो फास्ट करने लग गए, फास्टर करने लगे, तो कंपैरिजन तो हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे इन्वायरमेंट वार्म होगा उनका वैसे वैसे फास्ट होता जाएगा। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, अभी से हो रहा है, अभी जब नॉर्मल टेम्परेचर है, जब बढ़ेगा तो वो फोटोसिंथेसाइज और तेजी से करते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे, यानी कि फास्टर करते जाएंगे। तो कंपैरिजन यहाँ पे क्या है, हिडन कंपैरिजन है, दैन लगा के दिख नहीं रहा है आपको, बट कंपैरिजन कर रहा है अभी के रेट से और जब इन्वायरमेंट वार्म हो जाएगा उसके रेट से, ठीक है। एज द इन्वायरमेंट वार्म्स, एल्गी एंड माइक्रोब्स लिविंग इन स्ट्रीम फोटोसिंथेसाइज फास्ट, यानी कि अभी से फास्ट करते हैं और अभी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करेंगे।
बट दे ऑल्सो ग्रो फास्टर रिलीजिंग एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर देखो वही बात हो रही है कि वो साथ साथ ऑल्सो ग्रो भी करेंगे फास्टर, ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हुए। अब यहाँ पे जो रिलीजिंग है ये भी वर्ब का एनजी फॉर्म है, बट इस केस में ये एडवर्ब का काम कर रही है और ग्रो को वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। 2 and 3 सही थे, तो ओनली 3 नहीं है, 2 and 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ओके ओके, इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स A B C D and E। एक सेंटेंस है जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, A B C D E। वन ऑफ द पार्ट्स इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और हैज़ एन एरर इन इट। ठीक है, इन 5 पार्ट्स में से एक पार्ट में एरर है। You are required to identify the parts that are grammatically correct and choose the option accordingly। आपको क्या काम करना है इसमें, आपको उल्टा काम करना है। नॉर्मल में क्या करते हो, जिस पार्ट में एरर होता है, लेट सपोज कि ए में एरर है तो आप ए को मार्क कर देते हो, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर ए में एरर है तो ए को छोड़ के बाकी पार्ट्स को मार्क करना है। जैसे अगर ए में एरर है तो ए को हटा दोगे, बाकी पार्ट्स क्या है, बी सी डी ई, तो बी सी डी ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। Two key forces that have drove Asia's transformation for decades can be counted on to continue apace in the coming year: economic development and China's rise। दो की फोर्सेस की बात हुई है जो कि ड्राइव कर रहे हैं, जो कि आगे बढ़ा रहे हैं, एशिया का ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ाते आ रहे हैं बहुत सालों से, और इनको अभी भी काउंट ऑन किया जा सकता है। मतलब अभी भी ऐसा कहा जा सकता है कि ये फोर्सेस आगे भी बढ़ाते रहेंगे एशिया के ट्रांसफॉर्मेशन को। और वो की फोर्सेस कौन है, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरा चाइना का जो राइज हो रहा है वो है। एरर कहाँ है हमारा, एरर है हमारा यहाँ पे, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैज़, हैव, हैड, हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया। हमेशा अगर वर्ब आ रही है इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ड्रोव क्या है, गलत है, ड्रिवन होगा। ड्रोव तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या होगा, ड्रिवन होगा आपका, ड्रिवन, DRIVEN। तो दो कोई फोर्स है जो ड्राइव करी एशिया का ट्रांसफॉर्मेशन डेकेड से, उनको हम अभी भी काउंट कर सकते हैं कि वो आगे भी जो है ड्राइव करती रहेंगी। दो फोर्सेस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और आपका चाइना का राइज है। ए में एरर था तो BCDE हमारा सही पार्ट है, वो हमारा आंसर भी हो गया। दिस ईयर कैम्बोडिया विल बी टेकिंग ओवर द एशियन चेयर एंड द फियर इज दैट, ये क्या लिखा है, नौ ने विल गिव अप टू चाइनीज प्रेशर इन द साउथ चाइना सीज। ओके, क्या कह रहा है कि इस साल कंबोडिया एशियन चेयर, यानी कि चेयर का मतलब क्या, लीडरशिप, तो एशियन लीडरशिप लेगा। कंबोडिया टेकिंग ओवर मतलब किसी और से लीडरशिप लेगा, अभी लीडर कोई और है, बट इस साल कंबोडिया बन जाएगा। एंड द फियर, डर ये है कि ये जगह है नॉर्थ ने, वो चाइनीज़ प्रेशर के आगे मतलब डिफीट हो जाएगा, मतलब कि हार मान जाएगा चाइनीज़ प्रेशर, वो और नहीं सह पाएगा। कहाँ पे प्रेशर है, तो साउथ चाइना सीज में है। एरर हमारा यहाँ पे है, गिव अप नहीं होगा, गिव इन होगा। देखो, गिव अप और गिव इन दोनों का ही मतलब होता है सरेंडर कर देना, जो कि बात यहाँ पे हो रही है कि ये जो जगह है नॉन ने, वो सरेंडर कर देगा। चाइना का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो और नहीं ले पाएगा, वो सरेंडर कर देगा। ठीक है, लेकिन गिव अप के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, नो ऑब्जेक्ट, बट गिव इन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हम देख रहे हैं गिव इन के बाद आगे लिखा है, गिव इन के बाद हमेशा क्या होता है, टू लगता है, टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, चाइनीज प्रेशर, तो गिव इन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, बट गिव अप क्या होता है, ही विल गिव अप, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। बट गिव इन टू, पूरा फ्रेज क्या है, गिव इन टू होता है, क्योंकि टू हमेशा रहेगा। गिव इन लिखा है तो टू रहेगा, टू के बाद ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा। और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो हम गिव अप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे गिव अप बिना ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो गिव इन टू यानी कि डी में एरर था, तो ए बी सी और डी हमारा करेक्ट पार्ट है। ए बी सी ई यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, या तो डी अगर है तो डी वाला सारे पार्ट्स कर दो, डी डी डी, और नो एरर तो है नहीं कि एरर मिल गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। One major problem going forward is that many governments are in transition and therefore likely to be more preoccupied with domestic issues than dealing with pressing matters of geopolitics and economics.
एक मेजर प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड, नहीं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम है क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो एक ट्रांजिशन में है, मतलब चेंज हो रहे हैं, एंड देयरफॉर, और इस वजह से वो ज़्यादा बिजी रहेंगे। प्री ऑक्यूपाइड मतलब बिजी, किससे बिजी रहेंगे? डोमेस्टिक इशूज से, मतलब अपने खुद के कंट्री में जो इशू हो रहा है उसमें ज़्यादा बिजी रहेंगे। इन कंपैरिजन दैन लगा है, कंपेयर हो रहा है, हालांकि किससे? कि प्रेसिंग मैटर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि उतना बिजी वो प्रेसिंग, जो प्रेसिंग का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो उतना बिजी वो इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है जियोपॉलिटिक्स के और इकोनॉमिक्स के, उससे उतना नहीं रहेंगे वो बिजी, उनमें उतना बिजी नहीं रहेंगे वो, जितना बिजी वो अपने खुद के इशूज़ में रहेंगे। तो दैन कंपैरिजन के लिए लगा है कि बिजी का हम कह रहे हैं किस में कितना बिजी रहेंगे, तो ज़्यादा बिजी इसमें रहेंगे, तो कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को। तो दैन बिल्कुल सही लगा है, और दैन के साथ हमारा मोर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री लगा है, बिल्कुल सही है। ठीक है। वन मेजर प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड इज, अब मेजर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? मेजर क्या है? एडजेक्टिव है, वन भी क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों ही प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर रहे हैं। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हम लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं हम कि अ न्यू रेड ड्रेस, अ न्यू रेड ड्रेस, तो रेड भी एडजेक्टिव है, ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है, न्यू भी एडजेक्टिव है, ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है कि नया है ड्रेस और लाल भी है। तो एक प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है, मतलब काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, तो नाउन है, तो दोनों एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड, प्रॉब्लम कैसा है? गोइंग फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ते हुए। ठीक है। इज, अब चूंकि प्लूरल सॉरी सिंगुलर नाउन है, प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम की बात हुई है, तो इज लगा है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। दैट मैनी गवर्नमेंट्स क्या है? काउंटेबल हैं, तो मैनी लगा गया है, क्योंकि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री की गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो काउंटेबल उधर लगे। आर अ गवर्नमेंट, चूंकि प्लूरल नाउन है, आर प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है। इन ट्रांजिशन ही सही फ्रेज होता है, इन ट्रांजिशन मतलब कि चेंज हो रहे हैं। एंड देयरफॉर लाइकली टू बी मोर प्रीऑक्युपाइड टू बी, देखो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा होता है पैसिव इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है ये। विथ डोमेस्टिक इश्यूज दैन डीलिंग विथ, बिल्कुल सही है। प्रेस इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, कोई एरर नहीं है इसमें, नो एरर है। Okay, India has also sought to improve relations with Bangladesh and Nepal against a backdrop of underlying tensions between Delhi and Beijing over naval rivalry, border disputes, and deepening trade and investment rivalry. एरर आपको मिल गया होगा। इंडिया हैज़ ऑल्सो सॉट, इंडिया और क्या चाह रहा है? टू इम्प्रूव रिलेशन, टू इम्प्रूव्ड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इम्प्रूव्ड क्या? वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एरर मिल गया हमें, टू के साथ यहाँ पे इम्प्रूव होना चाहिए था, यानी ए में एरर है, तो बी सी डी वाला करेक्ट आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं रिलेशंस किसके साथ है, तो इससे पहले यहाँ आते हैं हैज़ के साथ कि लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शॉर्ट बिल्कुल वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सीक का थर्ड फॉर्म शॉर्ट होता है, तो हैज़ के साथ बिल्कुल लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है ये। ठीक है। बांग्लादेश एंड नेपाल अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ अंडरलाइंग टेंशंस बिटवीन दिल्ली एंड बीजिंग, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड। फ्रॉम के साथ क्या लगता है? टू, और यहीं पे बहुत ज़्यादा एरर बनाया जाता है। बिटवीन के साथ टू लगा देंगे, फ्रॉम के साथ एंड लगा देंगे। ठीक है। अंडरलाइंग टेंशंस, अंडरलाइंग क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब ऐसे टेंशंस जो कि भी हैं, नीचे अभी हैं। टेंशंस क्या है? नाउन है हमारा, तो एडजेक्टिव बिल्कुल सही उसको मॉडिफाई कर रहा है। किसके ऊपर है टेंशन? तो नेवल राइवलरी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और डीपनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट राइवलरी। ठीक है, बाकी सारे पार्ट सही थे। चलो, Japan, Asia's second largest economy, must reconsider the balance between its relationship with its old ally, the US, and China, its prime export market. क्या कह रहा है कि जापान जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको फिर से रिकंसिडर करना चाहिए, फिर से उसको सोचना चाहिए किस बारे में? जो बैलेंस उसको बनाना है, रिलेशनशिप जो उसके पुराने दोस्त यूएस के साथ है और रिलेशनशिप जो चाइना के साथ रख रहा है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जो उसका एक्सपोर्ट मार्केट है, तो दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस बना के रखना है उसको। ठीक है, ये वाला होमवर्क में आंसर है आपका, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना आप। ठीक है, और देखो जो भी कॉन्सेप्ट सीखे आपने, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे आपने इस क्लास से, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे? आप टॉपिक टेस्ट दो, ठीक है, इसी के एरर के सेक्शनल टेस्ट दो,
फुल लेंथ मॉक दो, वहाँ पे भी मिल जाते हैं आपको। तो ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे आप जो भी आप क्लास में सीख रहे हो, बीट के आपका पैराजम्बल का क्लास हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्लास हो गया, एरर का क्लास हो गया, वोकैब की क्लास हो गई, कोई भी क्लास हो गई, जो भी आप सीख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको फिर इम्प्लीमेंट करो कि जो सीखा है क्या मैं उसको यूज़ में ला पा रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे? टॉपिक टेस्ट सेक्शनल फुल लेंथ मॉक पे करो, क्योंकि देखो सीखने से सिर्फ नहीं होगा, सीखने के आपको उसको यूज़ करना, उसका बेनिफिट मिलाना है। क्योंकि आपका गोल क्या है? आपका गोल है बैंक में जॉब लेना। और जॉब कैसे लोगे? जब आपका नंबर अच्छा होगा। और नंबर कैसे अच्छा होगा? जब आप कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करके नंबर बढ़ा रहे होगे मॉक टेस्ट में। तो टॉपिक टेस्ट सेक्शनल फुल लेंथ मॉक्स में बिल्कुल आप दो। देखो कोई भी हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, चाहे इस सेशन में हो, चाहे पुराने वाले सेशन में हो आपका, या आप मॉक टेस्ट दे रहे हो हमारा, उसमें भी कोई आपको दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और टेलीग्राम ग्रुप को आपको पता होगा, लिख देता हूं मैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क। इस ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। किसी भी मॉक में, चाहे वो आपका टॉपिक टेस्ट है, चाहे वो आपका सेक्शनल है, या फिर आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेके सीधे आप भेजिए हमारे ग्रुप में। मैं वहाँ पे, या फिर दीप्ति मैम है, वो भी इंग्लिश के एजुकेटेड है, वो आपको तुरंत वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देंगी, तुरंत आपकी हेल्प वहाँ पे हो जाएगी। और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। क्वांट्स की दिक्कत है, क्वांट्स का आप मॉक लगा रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई दिक्कत आ गई, प्री हो, मेंस हो, सीधे आप स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन पोस्ट कर दो टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, सेम रीजनिंग का भी है, ठीक है, जीए का भी है। फिर आपका सीआर दे रहे हो, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, उसको भी आप लो और स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे पेस्ट कर दो, जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम हो। लेकिन आपको फोकस रखना है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस से ही आप इंप्रूव करोगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि बस क्लास पे क्लास ही देखते रह जा रहे हो, कोई उससे आप यूज़ में लाओ उसको। क्लास देखना इज इंपॉर्टेंट, बट क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखे उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बाकी ठीक है, क्लास जैसा भी लगा आपको, बेनिफिशियल लगा, हेल्पफुल लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी रिकमेंडेशन है आपका, डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डाउट तो प्रैक्टिस मॉक वाला इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पूछ लेना आप, जो भी डाउट है आपका। ठीक है, चलो, तो ये बात होगी। क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे गोल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन अब दिखेगा आपको अच्छे से। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर कर देना। और एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा आप सभी कि प्रैक्टिस मॉक पे अभी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिलेगा। 40% आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, पीडीएफ आपका कोर्स पे मिल जाएगा, और आपका वीडियो कोर्स पे मिल जाएगा। तो 40% ऑफ आपको लेना है। अगर नीड है रिसोर्सेज की, तो आप कूपन कोड इंडिया, INDIA, इंडिया लगा के ये आप ऑफर अवेल कर सकते हो। ठीक है, ऑफर यहाँ पे चल रहा है हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें अभी SBI क्लर्क की, तो SBI क्लर्क के अगर आपको मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आपको SBI PO के मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। SBI क्लर्क है हमारा अवेलेबल, SBI PO हमारा अवेलेबल है। SBI PO का तो नया पैटर्न वाला भी है, SBI PO 2024 प्रीलिम्स न्यू पैटर्न, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो नए पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो आपका टेस्ट है, चाहे वो SBI PO का हो, SBI क्लर्क का हो, किसी भी और एग्ज़ाम का, वो फ्री होता है। तो वो आप दो, देखो कि कंपटीशन जो है उसमें अभी आप कहाँ पे कैसा परफॉर्म कर पा रहे हो, कौन से एरियाज में इंप्रूव करना है, परसेंटाइल कितनी आ रही है, कितनी बढ़ानी जानी है, ये सब पे। ठीक है, उसके बाद वीकली लाइव टेस्ट होता है। कल वीकली लाइव टेस्ट हुआ, ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीक एक और वीकली लाइव टेस्ट होगा। हर वीक हम एक लाइव टेस्ट करते हैं, लाइव टेस्ट फ्री होता है, तो ये लाइव टेस्ट भी आपको देना है। सेम रीज़न है, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्राउड देता है, तो आपको एग्ज़ाम से पहले का जो एक्सपीरियंस होता है, जो फील होता है आपको एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम देने का, वो मिलेगा। बस डिफरेंस ये होगा
कि जो रियल एग्ज़ाम में अगर आप बैठोगे तो वहाँ पे उसके बाद इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप नहीं होता, बट यहाँ पे रियल एग्ज़ाम का फील लेके आप इम्प्रूव कर सकते हो अपना परसेंटाइल, अपने एरिया जो भी वीक है, अपना टाइम आप कम कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, क्वेश्चंस बन जा रहे हैं बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, टाइम कम कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपका लाइव टेस्ट हो जाएगा, तो वो आप ज़रूर देना, ठीक है। अभी क्लर्क चल रहा है, एसबीआई क्लर्क, तो एसबीआई क्लर्क का लाइव टेस्ट मिलेगा, पीओ आएगा फिर पीओ का मिलेगा, फिर जैसे जैसे एग्जाम आएंगे, आईबीपीएस आपका आरआरबी आ गया, आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क आ गया, उन सब के भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।